जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें सैयद और लोदी वंश के विषय में पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया है, सभी क्लासेस रेगुलरली आपकी चलाई जा रही हैं। सिलेबस भी डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ आपको क्लासेस सभी देखने को मिल जाएंगी। और जो हिस्ट्री का सिलेबस बताया गया है उसका भी नोट्स फॉर्म में सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या आपकी क्लासेस से रिलेटेड वहाँ पर नोटिफिकेशंस आपको दे दी जाती हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। प्रारंभिक तुर्क को हमने पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके प्रथम 3 जो वंश हैं उनको हमने पढ़ लिया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। अब हम पढ़ेंगे सैयद और लोदी वंश को। अगर कोई भी डाउट आपको पूरी क्लास में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसके पहले हमने तुगलक वंश को पढ़ लिया है। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक शासन करता है। शासक उसका रहता है, सैयद वंश में सबसे पहले जो शासक रहते हैं वह खिज्र खां रहता है, 1414 से 1421। मुबारक शाह 1421 से 1434 और मोहम्मद शाह 1434 से 1443 और आलम शाह जो है वह 1443 से 1451 तक शासन करता है। सबसे पहले खिज्र खां जो था, देखिए, उसके बाद उसका पुत्र बनता है मुबारक शाह। और मोहम्मद शाह जो है वह खिज्र खां के पुत्र फरीद खां का बेटा रहता है और मोहम्मद शाह का बेटा जो है आलम शाह रहता है। तो सबसे चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं खिज्र खां के विषय में। खिज्र खां जो कि 1414 से 1421 तक शासन करता है, यह सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। इसे कुछ क्षेत्र तैमूर लंग ने दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक यह बन जाता है। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता है। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था और इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी और न ही अपने नाम का कोई सिक्का चलवाया था। अर्थात यह क्या मानता था कि तैमूर ने इन्हें यहाँ पर जो है स्थान दिया हुआ था। उसके बाद यह दौलत खां को तो पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बनता है, लेकिन यह खुद को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं करता है। यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता है और यहाँ से कर भी कुछ मात्रा में उन्हें भेजता रहता है। इसने रैयत आला नामक उपाधि भी ग्रहण कर रखी थी। खिज्र खां जो है नियमित रूप से, जो कि हमने आपको बताया, तैमूर के जो पुत्र शाहरुख थे उनको कर भेजा करता था, क्योंकि यह खुद को स्वतंत्र नहीं घोषित किया था। यह तैमूरियों का राज्यपाल के रूप में अपने आप को मानता था। 20 मई 1421 को खिज्र खां की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह जो है वह 1421 से 1434 तक शासन करता है। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ले ली थी और साथ ही साथ उसने शाही नामक उपाधि भी ली थी। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम क्या था, अहमद सरहिंदी, और इसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी और जिसका नाम इसने रखा था तारीख़ मुबारक शाही। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, खिज्र खां जो था वह यहाँ पर सबसे पहले तैमूर के दिए हुए क्षेत्रों पर जो है अपना राज्य करता है। उसके बाद दौलत खां को हरा के स्वतंत्र दिल्ली का शासक बनता है, लेकिन वह स्वतंत्र अपने आप को घोषित नहीं करता है। वह अपने आप को तैमूरियों का राज्यपाल मानकर यहाँ पर शासन करता है, लेकिन उसका जो पुत्र रहता है मुबारक शाह, वह अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। और इसके जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह के दरबार में एक अहमद सरहिंदी नामक जो है इतिहासकार रहता है। वह मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या रहता है, तारीख़ मुबारक शाही। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे, जो मुबारक शाह था इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में जो विद्रोह हुए थे उसको सफलतापूर्वक दबाया भी था और इसने वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। मुबारक शाह की हत्या कैसी हुई, इसके वजीर ने इसकी हत्या करवा दी थी। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा जो था मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खान था और इसके समय 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों ने संधि कर ली और जो महमूद शाह खिलजी था वो फिर से
वापस मालवा चला जाता है, अर्थात जो यहाँ पर मुबारक शाह रहता है वही शासन करता रहता है। उसके बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक शासन करता है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश का और शाह सैयद वंश का एक प्रकार से अंतिम शासक रहता है। आलम शाह जो है उसका वजीर था, आलम शाह का वजीर था जिसका नाम क्या था, हमीद खां। और हमीद खां और आलम शाह में क्या रहता था, मतभेद रहता था, और इसी मतभेद के कारण जो आलम शाह है वो अपना राज्य छोड़कर जो है चला जाता है बदायूं, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जो आलम शाह राजा था और उसका वजीर से खटपट थी, लेकिन खटपट के कारण जो राजा रहता है, जो सुल्तान रहता है, शासक अलाउद्दीन आलम शाह, वह बदायूं इसको छोड़कर चला जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इसका जो वजीर रहता है वो अपने दिल्ली के राजपाट को बहलोल लोदी को दे देता है, और बहलोल लोदी यहाँ पर लोदी वंश की स्थापना कर देता है। अब आपको सैयद वंश बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जितने भी शासक थे उन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए आपको सरल भाषा में बता दिया गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं लोदी वंश के विषय में, जो कि 1451 से 1526 तक शासन करता है। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश रहता है। इसके 3 प्रमुख शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और आखिरी इब्राहिम लोदी रहता है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन करता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले बहलोल लोदी के विषय में, जिसने लोदी वंश की स्थापना की हुई थी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन करता है। लोदी वंश का यह संस्थापक रहता है। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक रहता है। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और चारों तरफ इसके आमीर बैठते थे, अर्थात ये बीच में बैठ जाता था। अमीर जो होते थे एक प्रकार से सलाहकार होते थे, जो भी आसपास चारों तरफ से वह बैठ जाया करते थे। इसने बहलोल लोदी नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की थी, जो टंका के मूल्य का 1/3 थी, और यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही थी। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक जो हुसैन शाह सरकी थे उनको पराजित करके जौनपुर जो था उसको दिल्ली में यह मिला लेता है। आगे हम देखें सिकंदर लोदी के विषय में। बहलोल लोदी के बाद शासन करता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है, और लोदी वंश का यह सबसे प्रतापी शासक रहता है। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, और जो सिकंदर लोदी था यह बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। इसका नाम क्या था, निजाम खां, लेकिन बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता है। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य है 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की, और बाद में दिल्ली को हटाकर इसने आगरा को राजधानी बना दिया था। इसने कृषि विकास के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था। वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था। अपनी कविताएं वह गुलरुखी नामक जो है एक प्रकार से जो कोई नाम रख लेते हैं, वह अपना नाम गुलरुखी रख लिया था और उस नाम से रचनाएं करता था, कविताएं लिखता था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था, और जिस भी धर्म में उसे कोई अच्छा कार्य नहीं लगता था वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा दिया करता था। अब आता है लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 तक शासन करता है। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है। 1518 में खतौली का युद्ध होता है, जिसमें इसका सामना राणा सांगा से होता है। एक प्रकार से यह जो युद्ध होता है इसमें राणा सांगा तो विजयी हो जाते हैं, लेकिन एक प्रकार से मतभेद रहता है कुछ। उसके बाद इलाहाबाद इब्राहिम लोदी जो हैं, इब्राहिम लोदी जो कि के चाचा थे आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां, दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया। अर्थात जो आलम खां थे और जो दौलत खां थे, दोनों ने मिलकर बाहरी जो बाबर था उसको बुलाया कि इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए, और उसको हरा के उनको समझ में क्या आया था कि हम इसको बुलाएंगे और वह क्या करेगा, इब्राहिम लोदी को मार के यहाँ से लूटपाट करके चला जाएगा और हम शासन करने लगेंगे। लेकिन बाबर यहाँ पर आता है और उसे हरा के फिर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, लेकिन इसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। बाबर ने युद्ध में
तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। इसके दो प्रमुख तोपची थे, कौन कौन? अली और मुस्तफ़ा। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। इसी जो है युद्ध में तोपों का प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी इसने इब्राहिम लोदी का विशाल सेना को हरा दिया। अर्थात जो बाबर रहता है उसकी सेना जो है छोटी रहती है और इब्राहिम लोदी की सेना जो है बड़ी रहती है, लेकिन इसने तुगलमा पद्धति की से इसको हरा दिया इब्राहिम लोदी को। तुगलमा पद्धति क्या होती है? इसने सबसे पहले जहाँ पर ये निर्माण कराया, ये चारों तरफ गड्ढे करा दिए, मतलब दोनों तरफ इन्होंने गड्ढे करा दिए और इसमें कांटे भर दिए और यहाँ से ये युद्ध कर रहे हैं। आधे लोग यहाँ से आगे लड़ रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जब पहुँचता है वो, तो इधर से पीछे से भी लोग आके इस पे आक्रमण कर देते हैं और यहाँ से तोपें चलती रहती हैं और यहाँ बीच में इब्राहिम लोदी जो है वह मारा जाता है। इब्राहिम लोदी इसमें युद्ध में मारा जाता है और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना जो युद्ध में मारा गया था। अर्थात इसके पहले कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो युद्ध में मारे जाएं। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जो युद्ध के चलते हुए मारा गया और वह अंतिम भी शासक था। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और इसके साथ भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया तो उसके कुछ प्रशासन के बारे में समझ लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन अर्थात सुल्तान के विभिन्न जो पदाधिकारी थे, सबसे पहला नायब मुमलिकात। नायब मुमलिकात को आप समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद। जैसे राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार नायब मुमलिकात यह जो पद है, जब वहाँ का सुल्तान नहीं रहता था तो सुल्तान के सभी कार्यों को वह संपन्न करता था। सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी होता था और इस पद का सृजन बहराम शाह के काल में हुआ था, जब इसने यतगीन को नियुक्त किया था। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न किया, जो कि हमने आपको समझाया। अगला है दीवाने आरिज, जो कि सैन्य विभाग का पद था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आइज मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। दीवाने रसालत, इसका प्रमुख अधिकारी रसालत मुमालिक होता था, जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। अमीर हाजिब, इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था। इस दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी यह होता था। दीवाने वकूफ़, जलालुद्दीन खिलजी ने खर्च के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की हुई थी। दीवाने अमीर कोहिम, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल एवं भूमि को खेती के योग्य बनाना होता था। और दीवाने खैरात, यह दान विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की हुई थी। आगे हम देखें सल्तनत कालीन जो प्रमुख कर थे उसको समझेंगे और हमारा दिल्ली सल्तनत जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज जो कराए जा रहे हैं पूरा अच्छे से, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके बाद जो कराएंगे उसके भी नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर मैसेज करना होगा 860848 46 796 पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर BA सेकंड सेमेस्टर का हमको नोट्स चाहिए। 30 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, QR कोड दिया जाएगा और उसमें मिलेगा क्या क्या, अच्छे से सुन लीजिए। आपको जो भी चैप्टर्स कराए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिलेंगे, अर्थात 13-14 चैप्टर जो भी सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे मात्र 30 रुपये में ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, और एग्जाम फोकस्ड रहेंगी चीज़ें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन्ड और सॉल्व्ड रहेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर मुझे PDF चाहिए सेकंड सेमेस्टर की, मैं ख़रीद नहीं पाता हूँ, तो उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर मिल जाती है तो सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है। विभिन्न जो कर थे, करों को हमने पढ़ तो लिया है लेकिन लास्ट में एक बार आपको रिवीजन के लिए अच्छे से समझा देते हैं। खराज जो कर था यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग वसूल किया हुआ था। उस्र क्या था? यह मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। तीसरा था खुम्स, सैन्य अभियानों के समय लूटे जाने वाले धन में राज्य का हिस्सा, अर्थात जैसे जो सैनिक लूट कर लाते थे उसमें भी कर के रूप में हिस्सा लगाया जाता था राज्य का। शरीयत के अनुसार 1/5 राज्य का और 4/5 सैनिकों का होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने
4/5 स्वयं ले लिया और 1/5 जो है सैनिकों को दे दिया। अर्थात पहले जैसे 5 मान लीजिए 5 टॉफ़ी लूट के लाते थे तो एक राज्य को देते थे, 4 स्वयं सैनिक ले लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कहा कि अगर आप 5 लूट के ला रहे हैं तो 4 हमको दीजिए, 1 अपने पास रखिए। ये हो गया खुम्स। अगला है ज़कात। यह मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमानों की आय का 2.5%, 2 सही 1/2 है। ये आपको नोट्स दिया जाएगा तो उसमें ये गलत मत समझिएगा कि 21/2 है। 2.5% लिया जाता था और जो अपाहिज होते थे, जो निर्धन होते थे, उन्हें दिया जाता था ये 2.5%। जजिया क्या है? यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला व्यक्तिगत कर था। इसे मुंड कर भी कहा जाता है। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त होते थे। जो जजिया देता था उसे जिम्मी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जो है सिंध के हिंदुओं से जजिया कर वसूला हुआ था। अगला है हर्ब सर्ब। यह सिंचाई कर था जो कि उपज का 1/10% होता था, 1/10 भाग होता था। चरी जो है चारागाह कर, घर वाला ग्रह कर था। दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। तरकात जो है वह लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय थी। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत आपका होता है समाप्त। हम नेक्स्ट चैप्टर में मुगल काल को पढ़ेंगे, मुगल वंश के शासकों को पढ़ेंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।